बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। हमेशा की तरह आपके लिए लाए हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें। क्रिकेट का मेला सजा हुआ है, उसके बारे में ज़रूर गुफ्तगू करनी है। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को एक ज़बरदस्त टेस्ट मैच में शिकस्त दी है और पाकिस्तान की बार बार जो हम बात करते हैं, अब एक नई टर्मिनोलॉजी हमने सीखी है क्रिकेट में। पिछले 2 साल से हम बहुत से ऐसे अल्फाज सीख रहे हैं, तो इस बार हमने सीखा है स्पिन ट्रैप। तो स्पिन ट्रैप हमने बनाया और उसमें हमने वेस्ट इंडीज़ को पूरे तरीके से फंसाया और मैच अपने नाम किया। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि साजिद खान और नुमान अली अबरार की तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। इस टेस्ट मैच का क्रेडिट फिर भी मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील की पार्टनरशिप को जाएगा। जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में बचाया, उसके बाद लगा कि पाकिस्तान इस मैच में वापस आएगा, क्योंकि लग यही रहा था कि शायद वेस्ट इंडीज़ एक बार फिर हमें जो है वो शिकस्त देने वाला है। और हम स्पिनर्स की बात तो करेंगे ही। दूसरी इनिंग्स में हमने देखा कि वॉरिकन ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से हम सीमर से आउट हो गए, तो वो थोड़ा सा ज़रा क्लिनिकल ज़रूर था कि टेक्निकली कहीं ना कहीं हम फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं इस तरह की पिचेज़ या सीम बॉलिंग को खेलते हुए। तो इस पर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे डिटेल में। जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनकी बात करेंगे। मोहम्मद हुरैरा को डेब्यू दे दिया गया, तो उनको बहुत मुबारकबाद। मेरे ख्याल से एक सही सिमत में फैसला लिया गया है। शान मसूद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आए, दूसरी इनिंग्स में बहुत अच्छा खेले। और बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि बड़ा अच्छा लगता है कि जब आपकी सारी टीम उसको आप जीतने का आदी बनाएंगे, तो इस तरह का कॉन्फिडेंस आपको ड्रेसिंग रूम में और प्लेयर्स में और मैनेजमेंट में नजर आएगा। अब ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इस बारे में मुस्बत सोच रखें। मैंने कल भी हमारे ही 2 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जब आपसे हम गुफ्तगू कर रहे थे मैच को लेकर और ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहे थे, तो मैंने इस चीज़ की निशानदेही की थी कि एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं जिनका मैं बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज कहे कि जहाँ पर उन्होंने कहा कि शायद क्लब की टीम भी इससे बेहतर खेल लेती और इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं इसके साथ मेरे ख्याल से थोड़ा सा मेरा इख्तलाफ राय ज़रूर है। उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि टीम्स को ऐसे ही कॉन्फिडेंस दिया जाता है। शान मसूद जितने प्रेशर में नज़र आ रहे हैं बहुत अरसे से पाकिस्तान में, अगर आप आखिरी देखें तो यूनुस खान आपको इतने टेक्निकली साउंड नज़र आए, मिसबाउल हक नज़र आए, अजहर अली, कुछ हद तक आपको स्पिनर्स खेलने वाले अच्छे प्लेयर्स नहीं मिले। और उसकी वजह यही है ना, आपने स्पिनर्स की बात की कि जी स्पिनर्स हैं ही नहीं हमारे मुल्क में, उसकी वजह यही थी कि उस तरह की पिचेस नहीं आपको मिल रही थी। तो अगर अब इस तरह की पिचेस बनेंगी, डोमेस्टिक में भी इस तरह की कंडीशंस होंगी, आपको ना सिर्फ स्पिनर्स मिलेंगे बल्कि स्पिनर्स को टेक्निकली अच्छा खेलने वाले बैटर्स भी मिलेंगे, जिस तरीके से सऊद शकील हैं, और उनकी बहुत सारी तारीफ करना होगी। उसके बाद आपसे हमने बात करनी है आईसीसी वुमेन्स अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट की, जहां पर इंग्लैंड ने पाकिस्तान को तो शिकस्त दे दी है, लेकिन एक अच्छी फाइट रही मेरे ख्याल से। आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। इतना मौका तो दिया नहीं गया तैयारी का, लेकिन बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है और इसको सराहना होगा। ठीक है, मैच का रिजल्ट आपकी फेवर में नहीं आया, लेकिन अंडर 19 में बड़े ज़बरदस्त मैचेस हो रहे हैं। हमने देखा साउथ अफ्रीका ने समोआ को शिकस्त दी और बड़े ही बिलो पार टोटल के ऊपर उनको आउट किया। और उसके बाद हमने देखा कि श्रीलंका ने मलेशिया को 23 रन पर आउट किया और न्यूजीलैंड को भी शिकस्त हुई। तो वो मेरे ख्याल से एक बहुत ही ज़बरदस्त डिफाइनिंग मोमेंट था। स्कॉटलैंड ने भी विक्ट्री हासिल की अपने पहले मैच में। तो बहुत सारी परफॉर्मेंसेज हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे और इस लेवल के ऊपर इतनी ज़्यादा क्रिकेट देखने को मिल रही है, बहुत खुशाइन बात है। लेकिन मेरे ख्याल से इससे सबक भी ये सीखना है, इस वक्त आपको वही टीम सक्सेसफुल अंडर 19 में नज़र आ रही हैं जिनकी स्कूल क्रिकेट बेस है, और ख़ास तौर पर श्रीलंका। तो उसके बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे और यही जानने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। हम बार बार ये गुफ्तगू तो ज़रूर करते हैं, लेकिन कुछ मेरे ख्याल से एक वाज़ेह हिकमत अमली सामने नहीं आती। और मैं तो पिछले 3 शोज़ में कह ही चुका हूँ, मैंने अपील भी की है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब से कि खुदारा आप, मुझे पता है चैंपियंस ट्रॉफी पर फोकस्ड हैं, लेकिन वुमेंस क्रिकेट को आप प्राइमरी सब्जेक्ट बनाएं, इसको सेकेंडरी सब्जेक्ट मत ट्रीट कीजिए और हंगामी बुनियादों पर वुमेंस क्रिकेट में भी एक एमरजेंसी नाफिज कीजिए। और पूरे मुल्क से अब हमें एक वाज़ेह हिकमत अमली चाहिए, सिर्फ 1 साल के लिए नहीं, लेकिन 3, 4, 5 साल के लिए, ताकि हम वुमेंस क्रिकेट में भी एट पार आ सकें जो बाकी नेशंस हैं उनके साथ। तो इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ने भी अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और मोहम्मद सिराज स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। बड़ा ही एक फ़ैसला ऐसा लिया गया है जहां पर लगा कि शायद भारत ये समझ रहा है कि शायद उनको इतनी मदद नहीं मिलेगी मोहम्मद सिराज से, कंसिडरिंग कि उन्होंने अपने सारे मैचेस जो हैं वो दुबई में खेलने। तो इस बारे में भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। डिटेल्स में चीज़ों को डिस्कस करना है। मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर और हमारी स्पोर्ट्स सेक्टर आमिर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम, आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक हाल ही हूँ। में आपका मुल्तान का दौरा कैसा रहा? बड़ा शॉर्ट मेरा पहला टेस्ट मैच था एज ए कमेंटेटर, तो मैं यही कही थी कि बड़ा शॉर्ट डेब्यू रहा है मेरा। बिल्कुल ज़बरदस्त टेस्ट डेब्यू रहा है, ये भी है, लेकिन बड़ा मज़ा आया है और मेरे ख्याल से बड़ा इवेंटफुल रहा। जहाँ पर पहले दिन हमने देखा कि धुंध की बाइस मैच जो है वो इतना ज़्यादा ताख़ीर से शुरू हुआ, वहाँ पर पाकिस्तान ने बड़ी जल्दी मैच समेट दी। तो इन तमाम चीज़ों पर आज बड़ी मज़े की गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट जनाब सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक, आप हैं? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने भी यही एक अंदाज़ा लगाया कि बहुत जल्दी ख़त्म हो गया टेस्ट मैच? यार पहले तो हैरान था इतना लेट स्टार्ट क्यों। मैंने कप्तान को मैसेज भी किया, मैं कहा उधर हो क्या रहा है, क्योंकि जितनी धुंध पड़ी हुई थी बड़ा लेट स्टार्ट हुआ लेकिन बड़ी जल्दी ख़त्म हुआ। लेकिन टेस्ट क्रिकेट
डिस्कस तो हम करेंगे, मज़ा तो आ रहा है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट फ्यूचर की बात करूं तो मुझे ख़तरे में लगता है। अच्छा, बिल्कुल, ये आपको ख़तरे में लग रहा है, लेकिन हम तो कुछ और कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि नहीं, खेलें थोड़ा सा, और जब मुख्तलिफ कंडीशंस की तैयारी करनी हो तो फिर उन पिचेस पर चले जाएं जो हैं। लेकिन इस बारे में ज़रूर हम मज़ीद तफसील से गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, अपना भी बड़ा ज़बरदस्त डिजिटल पर प्रोग्राम करते हैं, रेडियो पर भी आप इनकी आवाज़ सुनते रहते हैं। आज प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360 का हिस्सा बन रहे हैं जनाब अहमद हमाद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे हैं जनाब आप? आई एम परफेक्टली ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप भी हमें ज्वाइन करें। तो चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करना है, लेकिन सना क्योंकि आपके पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, वैसे तो हम पहले दिन एक्सपेक्ट कर रहे थे आप कहीं लालटेन लेते हुए हमें नज़र आएंगी, जितनी धुंध वहाँ पर नज़र आई थी, लेकिन ये खैर एक नेचुरल फिनोमेना है। उसके बावजूद जब टेस्ट मैच शुरू हुआ, पाकिस्तान बड़ा क्लिनिकल था। देवर श्योर टॉस जीतना है, बारी करनी है, वेस्ट इंडीज़ को आउट करना है। ऑल दो वो थोड़ा सा कलैप्स रहा है, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम स्पिनर्स की तारीफ ज़रूर करेंगे सरफेस के ऊपर, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रेडिट सऊद शकील को और मोहम्मद रिजवान को जाता है। पिछली इंग्लैंड वाली सीरीज़ में भी सऊद शकील की इनिंग्स ने ही हमें सीरीज़ बचा के दी, और इस बार फिर यही नज़र आया। बिल्कुल, आई थिंक सबसे बेहतरीन स्पिन के प्लेयर इस वक्त आपके पास सऊद शकील ही हैं, और जिस प्रेशर में वो बारी करने आए थे, 46 for 4 था पाकिस्तान जिस वक्त करने आए, तो वो कंसर्न आपका रहेगा कि आपका टॉप ऑर्डर अभी भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है, शान ने अभी 50 बड़ी अच्छी की है सेकंड इनिंग्स में, पर उस वक्त तक मेन प्रेशर ऑफ हो चुका था, क्योंकि सऊद शकील और रिजवान की जो इनिंग्स थी उसने मैच में पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा जो है वो एडवांटेज दे दिया था। अदरवाइज जब आप 46 for 6 देख रहे थे तो आपको परेशानी हुई थी कि अगर 120 तक हम भी आउट हो गए तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो ये चीज़ ज़रूर आपको देखनी पड़ेगी। फिर दूसरे दिन अगर आप देखें तो 19 विकेटें गिरी, और ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। पाकिस्तान में कभी भी किसी टेस्ट मैच में एक दिन के अंदर इतनी विकेट्स नहीं गिरी। तो एज ए स्पिनर तो मैं ज़रूर खुश थी, जब भी ऑफ स्पिनर विकेट्स ले रहे होते हैं तो मैं और भी ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पे आपको एक तरफ से खुशी ज़रूर मिल रही है, और आप कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, इस वक्त करंट सिचुएशन में आपने स्ट्रैटेजी अच्छी बनाई है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि बड़ा ज़रूरी था टीम के कॉन्फिडेंस के लिए जो वर्ल्ड कप में आपकी परफॉर्मेंस थी, और उसके अलावा जो हमारे टूर्स रहे हैं उधर से कुछ ना कुछ टीम के लिए पॉजिटिव होना बड़ा ज़रूरी था। तो उस हिसाब से देखें तो ये अच्छी स्ट्रैटेजी है, लेकिन इसको हम लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं रख सकते, क्योंकि आपको इंसेंटिव देना पड़ेगा अपने फास्ट बॉलर्स को। पहले ही आप देख लें, जितने प्रीमियर फास्ट बॉलर्स हैं पाकिस्तान के, वो सारे T20 और वनडे क्रिकेट खेलना चाहते हैं। टेस्ट से वैसे ही प्लेयर्स दूर जा रहे हैं। तो अगर हम इस तरह की पिचेस बनाएं कि पूरे मैच में खुर्रम शहजाद को एक ओवर मिले, एक ही फास्ट बॉलर खिलाएं और वो एक ओवर करे, तो आने वाले फास्ट बॉलर्स के लिए इंसेंटिव बड़ा कम रह जाएगा। तो इसको थोड़ा सा इन द फ्यूचर आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बट अभी के लिए सामने जो आप ऑपोजिशन देखते हैं उसके हिसाब से ये स्ट्रैटेजी काफ़ी कामयाब रही पाकिस्तान की। बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे ये एक सवाल तो ज़रूर है, क्योंकि शान मसूद से पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये पूछा गया, तो उन्होंने यही कहा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि अगर किसी को कुर्बानी एक महकमे को देनी पड़ती है तो कोई मसला नहीं है, आप कुर्बानी ले लें फास्ट बॉलिंग से, लेकिन एटलीस्ट आप मैच जीत रहे हैं। तो थोड़ा सा ये टेक्निकल सवाल बन जाता है। उसकी वजह यही है कि ठीक है, मैं भी मानता हूँ आपके साथ और सना के साथ एग्री करूँगा कि लॉन्ग रन में शायद आप थोड़ा सा स्ट्रगल करना शुरू कर दें, लेकिन माजी में भी हमने ऐसे बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। पहले भी हमने देखा कि जब पाकिस्तान ने स्पिन बॉलिंग के साथ अटैक कराना शुरू किया दुबई के अंदर, जिसमें मोहम्मद हफीज़ ने गेंद आपका करते थे, तो फास्ट बॉलर्स का एक बहुत ज़्यादा फुकदान नज़र आया हमें। यार वो टाइम अगर मैं कंपेयर करूं आज के टाइम से तो थोड़ा सा फ़र्क है, इस सेंस में है क्रिकेट आपकी बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। एक एंड पे आप देखें, मैंने फिर कहा ना, अभी आप कमेंट्स ऑन करें, शायद मैं बात करूं लोग क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट हो जाएंगे। लोग कर रहे हैं इस चीज़ पे क्रिटिसाइज़ कि यार पाकिस्तान जीत रहा है, आप फिर किसी और मामले पे लेके जा रहे हैं। लेकिन शायद हमें एक रियलिटी पे आना पड़ेगा कि आप लोग शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए नहीं जाओ यार, आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी कहीं ना कहीं करनी है। अभी आपका ये जो मामला है, अगर स्पिन बॉलिंग ऑप्शन की बात करूं तो ये तो आपको सूट कर रहा है, चाहे वो इंग्लैंड के खिलाफ कर ले चाहे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। लेकिन बीच में जो आपने टेस्ट सीरीज़ खेली है जाके साउथ अफ्रीका में, आपके बैट्समैन स्ट्रगल करते हुए नजर आए, और दोनों इनिंग्स, इंग्लैंड की बात करूं यहाँ भी बात करूं, आपके बैट्समैन स्ट्रगल करते हुए आपको नजर आ रहे थे। आपको नजर आ रहा है साफ कि वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। यहाँ पर कप्तान की बात बिल्कुल ठीक है, जो एक एंड लगा था कि अगर सऊद शकील ना स्कोर करते रिजवान के साथ, तो आपकी टीम अगर 120 पे ढेर होती तो ये टेस्ट मैच कुछ और भी रिजल्ट प्रोड्यूस आपको करके दे सकता था। मसला मुझे इस चीज़ का है कि जो आप इस वक्त, अगर आप 50 विकेटें आपके स्पिनर्स ने कंट्रीब्यूट की हैं, अगर मैं टेस्ट मैचेस पाकिस्तान की बात करूं इंग्लैंड और इसको मिला के, आपके फास्ट बॉलर्स के पास 0 विकेट है, एक भी विकेट नहीं है। आने वाले फास्ट बॉलर को जो एक लेबल टैग अनफॉर्चुनेटली हम लगाते हैं डोमेस्टिक के अंदर, जैसे मैं ज़्यादा अली रज़ा की इसलिए बात करता हूँ क्योंकि वो एक अपकमिंग टैलेंट है जिस पे इयन बिशॉप भी बात करता है। हमने अभी उसको टेस्ट नहीं किया, 4 डे क्रिकेट तो अच्छी खेल रहा है, हमने आज ही कह दिया तुम आने वाले वक्त के फास्ट बॉलर, रेड बॉल के फास्ट बॉलर हो। वो लड़का भी नहीं आया इसके अंदर।
आप क्या एक मैसेज दे रहे हो जो आपके कंटेंशन में खड़े हुए लड़के इस वक्त फास्ट बॉलिंग लाइनअप में कि आपने ऐसी विकेट्स बनानी है कि स्पिनर्स के ऊपर आप बैंक ज्यादा कर रहे हो, पेस बैटरी को बिल्कुल आप खत्म कर रहे हो। आपकी पेस बैटरी जो टेयर अवे क्विक नाम का एक अल्फाज यूज होता था वैसी खत्म हो चुकी है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। आपका हार्डली कोई बॉलर होगा टेस्ट क्रिकेट में जो 145 को टच करता हो, 140 को भी टच करता हो, आपके पास नहीं है वो लड़का, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट से आपके लड़के हट चुके हुए हैं। आपने 9 महीने का एक गैप बीच में फिर आ रहा है, यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट फिर आपके पास है नहीं, फिर वो जो 4 डे क्रिकेट आप टूर्नामेंट्स कराते हो, लड़के तो खेल रहे हैं, कायद आज़म ट्रॉफी सारे मामलात हैं, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ जिसको आप एक लेबल टैग लगाते हो तुम टेस्ट क्रिकेट के फास्ट बॉलर हो, वो 9 महीने नहीं इंतजार करता। उसने अपने बेचारे ने पैचेस ढूंढने के यार T20 के अंदर ज्यादा क्या मुझे मिल रहा है, उसमें क्या मिल रहा है, लेकिन आप वन डायमेंशनल चल रहे हो। आपने ठीक है वो ग्रीन लगा के ऊपर सारा कुछ विकेट्स को हीट अप किया, मीम भी बन रही थी कि गोभी का फूल शायद हम अंदर उगा रहे हैं इस वक्त, लेकिन हमें अंडरस्टैंड एक चीज करनी पड़ेगी कि यार आप टेस्ट क्रिकेट को आप खत्म कर रहे हो फास्ट बॉलिंग लाइनअप को। फास्ट बॉलर्स आपका फुकदान रहेगा, ये आपने पहले भी एक्सपेरिमेंट किया है, अब फिर आपके पास होगा। मुझे सिर्फ इस चीज का एक जवाब मुझे समझ में नहीं आती, इंटरनेशनल लेवल्स डोमेस्टिक आप एक सीध में लेके चलते हो, आप भी इस चीज के गवाह हो। डोमेस्टिक के अंदर अहमद भाई अगर अभी मैं उठा के देखूं ग्रीन टॉप विकेट्स बनी, इसमें सारे मीडियम पेसर्स ने आउट किया। आप इंटरनेशनल के अंदर कोई और स्टैंडर्ड अप्लाई कर रहे हो। फिर जब आप रोटेशनल पॉलिसी की बात करते हो, मुझे बताएं टेस्ट क्रिकेट के अंदर रोटेशनल पॉलिसी कब आपने पहले की है? सिर्फ अभी जाके आपने की है, शाहीन को नहीं खिलाया, शाहीन जी ठीक है बीपीएल खेल रहा है, उससे पहले रोटेशनल पॉलिसी टेस्ट के अंदर तो था ही नहीं कि हर कोई लड़का आके खेलता है टेस्ट क्रिकेट। शाहीन को आप रिपीटेडली खिलाते रहे हो, नसीम को भी खिलाते रहे हो। जब आप पेस बैटरी की बात करते हो, जहां पर सपोर्टिव विकेट्स होती हैं वहां पर मोहम्मद अली को आप लेके जाते नहीं हो साथ, जहां पर सपोर्ट नहीं होती वहां पर आप कहते हो मोहम्मद अली साहब ये रेड है, यहां पर गेंदें करवाओ, स्क्वाड में डाल के वो फिर बात हुई कि आप बेंच बहुत मैं ज्यादा फिर जाके ज्यादती करूंगा, मैं क्रिटिसाइज करूंगा, हम करेंगे। आप ज्यादती करते हो एक प्लेयर के साथ, इस चीज को थोड़ा सा मैं कहता हूं कि हमें समझने की जरूरत है। बैलेंस बिटवीन बैट एंड बॉल जरूरी है। टेस्ट क्रिकेट आप ऐसे नहीं लेके चलोगे। लेकिन ये बैलेंस जो है उसको फिर डोमेस्टिक में भी आपको ट्रांसेंड कराना है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है अहमद हमाद साहब जो कहता है कि अगर इस तरह की पिचेस होंगी तो फास्ट बॉलर ज़रा ज़्यादा क्वालिटी के आपको मिलेंगे, क्योंकि यू हैव टू बेंड योर बैक, आपको ज़रा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कंडीशंस का फ़ायदा उठाना पड़ेगा और आपको पेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन जो अवैस भी जिस बैलेंस की बात कर रहे हैं, ओवरऑल पाकिस्तान थोड़े टेस्ट मैच जीत गया तो पाकिस्तान के लिए तो विन विन सिचुएशन है। आप इसका एक लॉन्ग रन में मुस्तकबिल कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले बात की जाए, हमने ट्राई किया अगेंस्ट बांग्लादेश, हम फास्ट पिचेस बनाई, लेकिन वो फायर बैक हो गया। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स ने हमारे बैट्समैन को एक्सपोज कर दिया, तो हमें पहले तो ये पता कि होम, फिर एक ये क्रिटिसिज्म आया कि यार होम एडवांटेज क्यों नहीं लिया गया, क्यों नहीं अपनी स्ट्रेंथ पे हमने वो कंडीशन यूज़ की। और उसके बाद से फिर ये रिवर्स हुआ डिसीजन। हमने देखा कि आकिब जावेद के कहने पे पिचेज़ ऐसी बनाई गई और रिजल्ट पाकिस्तान के हक में आ गए। लेकिन वैसे अगर देखा जाए, जब हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट को बैलेंस करने की जो बात की गई, तो आप ये किया जा सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 60-40 के रेशियो से कि आप 40% ऐसी पिचेस बनाएं जो एलियन कंडीशन हो जब आपको फॉरेन टूर्स पे जाना है, लेकिन 60% क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ है, हम होम सीरीज जब भी खेलें तो हमारे बैट्समैन यहाँ पे स्ट्रगल ना कर रहे हो, ये किया जा सकता है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। तो आपके प्लेयर, आपके फास्ट बॉलर्स भी, आपके स्पिनर्स भी, आपके बैट्समैन भी हर कंडीशन के हिसाब से यूज टू होंगे और जाके सीरीज खेलेंगे। इस वक्त क्या हो रहा है, जैसा अभी बात की इन्होंने कि T20 की वजह से फास्ट बॉलर्स जो है, पहले फास्ट बॉलर हमेशा एग्रेसिव कहा जाता था कि एग्रेशन नहीं होगी तो फास्ट बॉलर नहीं है। अभी फास्ट बॉलर T20 के आने के बाद प्लेसिड पिचेस आ गई हैं, तो वो आपको डिफेंसिव मोड में नजर आता है। वो बेशक 150 kph पे बॉल कर रहा हो, वो छोटे से छोटा स्ट्रेचर का एक बैट्समैन होगा, वो बासानी उसको छक्के और चौके चारों तरफ लगा रहा होगा। तो अब क्रिकेट बोर्ड को और ICC को ये करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। जब हम नंबर ऑफ बाउंसर्स की बात कर रहे हैं या कुछ ऐसी पिचेस बनाए जहां आपको कम से कम कंपटीशन तो नजर आए, ये नहीं कि बॉलर जितना भी अच्छा हो लेकिन उसको एक ओवर में 5 चौके भी लग रहे हैं, 6 चौके भी लग रहे हैं। तो इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ICC को एक रूल लेकर आना पड़ेगा कि पिचेस ऐसी होंगी जिसमें दोनों के लिए मार्जिन होगा, बैट्समैन के लिए भी और बॉलर के लिए भी। अभी क्रिकेट क्यों सबसे ज़्यादा ख़राब, मेरी कल ज़हीर अब्बास साहब से बात हो रही थी और उनका ये कहना था कि ये जो पाकिस्तान मैच जीत गया है तो इसमें कोई ऐसी कमाल की बॉलिंग नहीं हुई, इससे अच्छी बॉलिंग हुआ करती थी। अगर हम 80s की क्रिकेट की बात करें, आपको डीन जॉन्स की चेन्नई में डबल सेंचुरी याद होगी, मतलब आप वो बॉलिंग अटैक देखें। डीन जॉन्स ऑस्ट्रेलियन पिचेस से खेलकर इंडिया में आया और एलियन कंडीशन और वो डबल सेंचुरी स्कोर कर रहा है, हीट कितनी है, वॉमिटिंग भी कर रहा है, लेकिन 500 मिनट विकेट पे स्टे करना, तो वो मेंटली इतना टफ था और उसके पास वो टेक्निक थी। या तो आपके पास सलीम मलिक, यूनुस खान जैसे बैट्समैन हो, हम बाबर आजम क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो प्लांट कर लेते हैं अपना फ्रंट फुट पहले ही आगे, बैट नहीं आता। अगर बाबर आजम फीट को यूज़ नहीं करेंगे और स्वीप उनके पास नहीं आएगा
तो वो इसी तरह स्ट्रगल करते रहेंगे। अच्छा, ये एक बड़ा, एक मेरे ख्याल से सबसे जो हमने मिस किया है एक एलिमेंट, वो एक स्वीप शॉट बहुत ही ज़्यादा कम हो गई, और वो मेरे ख्याल से उसकी वजह यही है कि डोमेस्टिक में ऐसी कंडीशंस अवेलेबल ही नहीं है कि जहाँ पर आप स्वीप शॉट मारेंगे। वहाँ पर तो लेंथ वाला बॉल भी जो है वो यहाँ पर राइज हो रहा है विकेट कीपर को, तो ये बड़ा मैटर करता है कि आप डोमेस्टिक की अप्रोच जो है वो किस तरीके से लेकर चलते हैं। लेकिन शान मसूद की बात लाजमी करनी है, अब थोड़ा सा ज़रा शायद प्रेशर कम थोड़ा सा हुआ होगा, और यही उम्मीद कर रहे होंगे कि दूसरा टेस्ट मैच भी जीतें तो ये वाला कैलेंडर जो है वो ख़त्म हो जाए, और उसके बाद फिर पाकिस्तान की अगली कैंपेन बांग्लादेश से शुरू होनी है, जनूबी अफ्रीका ने भी आना है, तो आगे भी एक मुश्किल टेस्ट कैंपेन आएगी। नेक्स्ट वाली भी हमेशा से मुश्किल होती है। कुछ रन्स भी उन्होंने कर दिए, कप्तानी में मैच भी जिता दिया, कैसे देख रही हैं मुस्तकबिल अब? देखिए, अब शॉर्ट टर्म की बात है, अगर हम जीत हार पे खुश रहें तो वो एक अलग बात है, बट अगर कप्तानी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस मैच में बहुत ज़्यादा कप्तानी की ज़रूरत नहीं थी। आपकी कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें आपको बहुत इजीली बॉलर्स आपके लिए वो काम करे, तो कप्तानी टेस्ट उनकी तभी होगी जैसे साउथ अफ्रीका का टाइम था जहाँ पर वो अहमद जमाल वाला एक बड़ा इंपॉर्टेंट ओवर था, वहाँ पे एज अ कप्तान आप असल में टेस्ट होते हैं। शान मसूद एक बहुत मेरे ख्याल से हार्ड वर्किंग क्रिकेटर हैं, बड़ी अच्छी तरीके से वो मीडिया वगैरह को हैंडल करते हैं, पर कप्तानी टैक्टिकल जो है वो प्रेशर्स और बाकी प्रेशर्स वो इस सीरीज़ में मुझे नहीं नज़र आएगा कि बहुत आपके कोई फुली टेस्ट होंगे, क्योंकि आप अबरार को बॉल दे दें इस पिच के ऊपर, आप इवन सलमान अली को दे दें वो भी 4-5 आउट कर देगा, ये पिच ऐसी है, तो इसमें कप्तानी उस तरह से उतनी ज़्यादा टेस्ट नहीं होती आपकी इस तरह की कंडीशंस में। जहाँ तक एज ए प्लेयर की बात है तो ऑब्वियसली जब टीम अच्छा कर रही होती है एज ए कैप्टन आपके ऊपर से वो प्रेशर ऑफ होता है, तो वो सेकंड इनिंग्स में हमने देखा कि एक बड़ी पॉजिटिव अप्रोच से वो नज़र आया। पहली इनिंग्स में थोड़ा सा हाफ हार्टेड शॉट खेली, अप्रोच उनकी तब भी अच्छी थी, गए वो रन ही बनाने जा रहे थे ऐसे लगता था, लेकिन सेकंड इनिंग्स में जो उन्होंने 50 किए वो अच्छी थी। अब उसको उनको लंबा लेके जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि मैक्सिमम रन्स करें। हुरैरा को उन्होंने डेब्यू उनके अंडर हुआ है, वहाँ पर भी आपको एक बहुत बड़ा एक एलिमेंट यह नज़र आया कि डोमेस्टिक क्रिकेट से एक बहुत बड़ा जंप है इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्योंकि हुरैरा उतने कंफर्टेबल नज़र नहीं आए, चाहे आप फास्ट बॉलर्स की बात करें या स्पिनर्स की बात करें, उन्होंने भी स्ट्रगल किया, और आपके सीनियर प्लेयर स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप एक डेब्यूटेंट से बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, बट वो वाली क्वालिटी जैसे साइम अयूब वाली क्वालिटी है उसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको। बट ओवरऑल आई थिंक पाकिस्तान के लिए तो ज़्यादा पॉजिटिव्स हैं, पर देखना होगा कि डिफ़िकल्ट कंडीशंस में किस तरीके से आगे हम रिस्पॉन्ड करते हैं। और शान के लिए अच्छी चीज़ ये है क्योंकि वो काउंटी क्रिकेट बहुत खेलते हैं, वहाँ पर उनको एक एक्सपोजर मिलता है, तो वहाँ पर जितनी कप्तानी कर सकें, जितना उसके ऊपर काम कर सकें, आई थिंक फिर आने वाले टेस्ट मैचेस में वो उनको फ़ायदा देगा। जी वैस, क्या मुस्तकबिल है शान मसूद का? यार तलवार तो मैं कहता हूँ लटक रही है, अभी भी मसूद अभी भी लटक रही है। देखिए आप बेशक कहें कि आपने दूसरी इनिंग्स के अंदर जाके स्कोर किया और ये विकेट आसान नहीं थी, उसके पता आपको वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर ने भी 50+ ऑड रन किए थे, विकेट मुश्किल थी यहाँ पर, क्योंकि जिस वक्त आप साइकोलॉजिकली प्रेशर के अंदर आप हो, पहली इनिंग्स की बात करूँ, पहली इनिंग्स हमेशा इंपॉर्टेंट होती है कि आप रन्स का स्कोर पाइल अप करते हो। पाकिस्तान की थोड़ी हिस्ट्री रही है, अगर आप बैक एंड पे जाओ कि जहाँ पर आप तीसरे चौथे आप बात करते हो इनिंग्स की, पाकिस्तान बुरे तरीके से फ्लॉप होता है, और आपको कंप्लीटली नज़र भी आया अपनी बैटिंग ऑर्डर को लेके, तो वो चीज़ दिमाग में चल रही होती है, ऐसा कप्तान भी के परफॉर्म नहीं हो रहा मुझसे बैट से, फिर आपकी अच्छी बात है कि बॉलिंग यूनिट ने थोड़ा सा आपको दिलासा होता है कि बॉलिंग यूनिट ने परफॉर्म करके यहाँ पर दिया है। आप शान मसूद की अगर बात करें, ओपनिंग पैर भी आपका अब चेंज हो चुका है, थोड़ा सा मुझे लगा था शायद रिलैक्स फील करेंगे। हुरैरा की बात करें, हुरैरा ने मुझे थोड़ा सा एक था कि हुरैरा ने अपने ही रिलैक्स मतलब अब्दुल्ला शफीक के साथ रिलैक्स नहीं थे? नहीं, मुझे ज़्यादा रिलैक्स वो नहीं लगे, क्योंकि देखो हमेशा दो पेयर्स आपके जाते हैं। अगर आप ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करो, कुछ आजकल जो क्रिकेट चल रही है मॉडर्न डे क्रिकेट, वार्नर की बात करें, या इन लोगों ने बिल्कुल डायनामिक्स चेंज करके आपको दिए हैं कि ज़्यादातर रोटेट द स्ट्राइक होता है कि एक प्लेयर जो सा है वो कोशिश करता है कि बॉल को सी ऑफ करता रहता है, दूसरा अपनी स्ट्रोक खेलता रहता है, जिसको आप मॉडर्न डे क्रिकेट की आप नाम ले सकते हो। हुरैरा की बात करें, ट्रिपल सेंचुरी भी कर चुका हुआ है, डबल सेंचुरी भी उसने पिंडी में 150 भी उसने किया था, तो उसको इन कंडीशंस का बेहतर पता है। अच्छी बात है कि आप अपने लड़के को अपनी होम कंडीशंस में चांस दे रहे हो, लेकिन वैसे उसमें भी बहुत फर्क है, डोमेस्टिक की कंडीशंस बहुत साजगार रही हैं बैटिंग के लिए। वो बैटिंग के लिए टोटली डिफरेंट थी। इस विकेट के ऊपर आप अगर हुरैरा से एक्सपेक्टेशन करो जो 25-26 भी उसने किया है, मुश्किल है, आसान नहीं है। देखो इतना इतना स्क्वायर टर्न हो रहा है यहाँ पर विकेट के ऊपर। अगर आपके सीनियर प्लेयर्स खास करके बाबर वगैरह की आप बात करें, अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन फुकदान फिर मैं कहता हूँ नजर आता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। आप रिवर्स स्वीप आप कह रहे हो, रिवर्स स्वीप सॉरी कह रहा हूँ मैं, अगर आप बात करें सुबह स्वीप की बात करें तो वो आप कह रहे हैं थोड़ी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मुझे आप बताएं
पिछले इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज की आप झलकियां उठा के देख लें, किस प्लेयर ने आपके जाके स्वीप मारा है? किसी ने नहीं मारा आपके, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। रिवर्स स्वीप तो बहुत दूर की बात है ना। शान मसूद कोशिश कर रहे थे पहली इनिंग्स कर रहे थे लेकिन लगी नहीं उनसे ना। अगर सऊद शकील और रिजवान की मेजॉरिटी रन्स देखो तो स्वीप ही है, इस विकेट पर यही हाल था। ओपनिंग का थोड़ा सा कर रहा था। अगर आप वेस्ट इंडियंस की बात करें तो उन्होंने अगर थोड़े बहुत ही फायर पावर कुछ दिखाया तो उन्होंने रिवर्स स्वीप ना स्वीप पे किया आपने। आपको वो जिगरा दिखाना पड़ता है सन ओपनर जाके अंदर कि आप किस तरीके से लेके चलते हो। लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा मसला आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, वेस्ट इंडियन जो लेफ्ट आर्मर है, उसने जिस तरीके से पाकिस्तान टीम को एक्सपोज किया बैट एंड पैड का जो उससे ज्यादा मेरे ख्याल से उनके कप्तान को अप्रिशिएट करना है। इवन जब उनसे टेस्ट मैच हारने के बाद भी पूछा गया, जिससे आप स्पिरिट की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक और टेस्ट मैच है, हम बड़े होपफुल हैं कि हम कम बैक करेंगे, अच्छा लर्निंग कर्व था हमारे लिए। तो आई थिंक इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी वेस्ट इंडीज से आपको मिलती है, वो फ्लेवर ऑफ क्रिकेट तो ज़रूर नज़र आता है। बट अहमद अमाद साहब, आगे बढ़ने से पहले ये दो सवाल बड़े अहम हैं। एक तो शान मसूद का मुस्तकबिल क्या है, और दूसरा हम ये ज़रूर देख रहे हैं कि सऊद शकील पाकिस्तान की टेस्ट टीम का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुके हैं, और आगे अब चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है, बाबर आजम की स्ट्रगल है, साइम का अभी तक हमें कुछ पता नहीं है। तो किस तरफ चीज़ें जा रही हैं? क्या मिडिल ऑर्डर में कुछ ऐसी तब्दीली देख सकते हैं? देखिए, मिडिल ऑर्डर अभी बड़ा यंग है। अब कामरान गुलाम इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया, थोड़ा सा रन उनको टाइम दे दें, माना कि उन्होंने सेंचुरी की, उसके बाद से नहीं उस तरह की परफॉर्मेंस दे सके, लेकिन आप फेयर चांस दें उनको और फिर उसके बाद से फैसला करेंगे हाँ वो पाकिस्तान का फ्यूचर है कि नहीं है। लेकिन फिर आपको साथ साथ अपने ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। अगर ये जो मिडिल ऑर्डर इस वक्त है तो हमारे पास क्या अवेलेबल है, इनकी रिप्लेसमेंट मौजूद है और वो इतनी अच्छी है तो पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट से जब बच्चा खेल कर आएगा तो वो ज़ाहिर अपनी कंडीशन में, और 4 डे क्रिकेट को इम्पोर्टेंस हमेशा देनी पड़ेगी। T20 से पिक करके हम कहें कि ये टेस्ट मैच में जाके शूट कर लेगा, सबसे पहले आपको एक टेस्ट मैच की टीम अलग करनी पड़ेगी और T20 और 1 डे की आप अलग कर लें। रीज़न यही आ रहा है कि हमारे प्लेयर पैनिक क्यों कर जाते हैं, ये वो कंडीशंस ही नहीं थे कि आप बड़ी इनिंग नहीं खेल सकते। आप इस पिच पे माजी के ग्रेट प्लेयर्स को खिला दें, वो यहाँ पे भी आपको बैटिंग करके और रन्स करके दिखाएंगे। आपको यहाँ पे तो इस तरह लग रहा था कि एक भी बॉल नहीं खेली। सलमान क्यों इतना लेट उन्होंने चांस लिया कि जब वो आखिरी बैट्समैन तक वो वेट करते रहे, उन्हें काफ़ी पहले ले लेना चाहिए था चांस कि वो रन्स की तरफ जाते। अब पता चल गया कि टेल एंडर नहीं सर्वाइव कर सकेगा, तो वो उन्होंने काफ़ी डिले किया। हाँ, ऑफ लेट देखा जाए तो वो टेल एंडर्स के साथ बड़ी अच्छी बैटिंग करते नज़र आए हैं, 50s भी उन्होंने की। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा कि उनकी तरफ से एक मुझे नज़र आया कि उन्होंने बहुत डिले कर दिया और फिर उसके बाद से खुद भी विकेट थ्रो ही कर दी। उससे बेहतर था कि यार पहले ही आप चांस लेते, थोड़े ज़्यादा रन बन जाते। ये तो हमने बमुश्किल 157 किया, वही वाली आपकी वाली बात कि 141 रन की फर्स्ट विकेट की पार्टनरशिप ना होती तो ये इवन टू इवन था। बिल्कुल, ये टेस्ट मैच जो है वो वेस्ट इंडीज़ भी जीत सकता था, और जिस तरह हमारे बैट्समैनों ने खेल कर दिखाया। और फिर पाकिस्तान की सिलेक्शन की बात की जाए, सना ने जिस तरह कहा कि एक ओवर करवाएगा, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री पाकिस्तान की टेस्ट टीम में एक ओवर फास्ट बॉलर से करा। अगर आपने समझा कि उसकी ज़रूरत ही नहीं है, 9 बैट्समैन खिला दें यार, और सिर्फ क्या कहते हैं दोनों स्पिनर्स नुमान और साजिद से ओवर कर दें, वो आपको आउट करके दिखाएंगे 10 के तक। और कम से कम उससे ये होता है कि आप जो बमुश्किल 250 की आप 350 कर सकते थे। कोई एक बैट्समैन खड़ा भी हो सकता है, तो इमामुल हक को खिला सकते थे और मिडिल ऑर्डर में किसी और बैट्समैन को खिला सकते थे, बैटिंग को और डीप कर लेते, क्योंकि हमें पता है कि स्पिनर हमारा काम करके दिखाएंगे। बिल्कुल। तो वो आप अभी भी बात हो रही थी कि जनाब आमिर जमाल को खिला दें, बैटिंग ऑलराउंडर है, इंग्लैंड के खिलाफ खिलाया था हमने उनको, कोई रिजल्ट नहीं मिला था हमें। और फिर अभी स्वीप की बात हो रही थी, स्वीप का डिफरेंस क्या है, पाकिस्तानी एशियन जो स्वीप खेलते हैं और जो बाहर के इंग्लैंड के जैक क्रॉली और बेन डकेट आपको नजर आया कि बड़े बिजी, लेकिन वहीं पे फिर वो आउट ही हो गए। एक इनिंग खेली उसके बाद से पाकिस्तान ने देख लिया कि जितना आप लो रह के और रोल ऑफ द रेस्ट करेंगे आप, तो वो आपके सक्सेसफुल है। सलीम मलिक अगेंस्ट शेन वॉन, पिंडी में जो डबल सेंचुरी की थी और वो लेट कट जितना डीप जाके, तो वो ज़ाहिर है बहुत क्लास के बैट्समैन। इंजमाम उल हक कदमों का इस्तेमाल करेंगे, क्रीज पे आ जाएंगे, बासित अली क्रीज पे आगे जाके बॉल के पिच तक जाके खेलेंगे। अगर आप क्रीज के अंदर स्टक होकर खेलेंगे ना, तो इन पिचेस पे आप नहीं खेल सकते। बिल्कुल। और आई थिंक छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स हैं जो आपको करनी पड़ती हैं। अब जिस तरह अगर आप सऊद शकील को भी देखें तो वो बहुत केयरफुल रहे कि कोई लीडिंग एज ना मिले। छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़ती हैं जो बहुत करामत साबित होती हैं ऐसी कंडीशंस के अंदर। और आई थिंक यही एक टेस्टिंग फेज़ है हमारे बैटर्स के लिए भी कि वो अपने आप को टेक्निकली और इम्प्रूव करें, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट ज़रूर एक मुश्किल खेल है। एंड आई थिंक पाकिस्तान के जो नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस हैं वो इतने तो है नहीं, तो आपको बड़ा एक कम मौका मिलेगा और एक बड़ा कम मवाजना रहेगा आपका कि आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं और कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये बात तो जनाब टेस्ट सीरीज़ की ज़रूर थी, और अब अगले टेस्ट मैच में भी उम्मीद है कि पाकिस्तान जीत कर तो सीरीज़ को इख्तिताम पजीर करे और ज़बरदस्त तरीके से क्लीन स्वीप करे। वुमेंस क्रिकेट के ऊपर बात करनी है, अंडर 19 कप की ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, जहाँ पर बहुत सारे मज़ेदार मैचेस हुए हैं। पाकिस्तान को आज ज़रूर शिकस्त हुई है इंग्लैंड से, लेकिन एक अच्छी कारकर्दगी रही।
मतलब अवेलेबल रिसोर्सेज में आप यही कह सकते हैं कि यही आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। इंग्लैंड का पहला मैच स्कॉटलैंड के अगेंस्ट उन्होंने पहले बारी की, वो मैच बारिश की वजह से पॉइंट्स डिवाइड हो गए, तो बहुत इंपॉर्टेंट था इंग्लैंड के लिए मैच, इसलिए उन्होंने टॉस जीत के बॉलिंग ले ली। तो आपको असल पता तब चलता जब आप पूरे 20 ओवर फील्डिंग करते और इंग्लैंड को बॉलिंग कराते, तो उन्होंने आपको 66 पे आउट कर लिया। एफर्ट ये नज़र आई कि आपने भी उनके 4 खिलाड़ी आउट कर लिए, पर सबसे बड़ा इशू आपका इस लेवल पर भी बैटिंग ही रहेगा और फील्डिंग रहेगा। फील्डिंग में आप 20 ओवर टेस्ट हुए नहीं अभी, बॉलिंग फिर भी स्टिल इनकी ठीक है, पर बात वही है कि आपने उन पर काम नहीं किया। इसलिए मैं क्रिटिसाइज़ करना तो समझती हूँ कि क्रूअल है बहुत इन प्लेयर्स के लिए। जब आप उनको सिर्फ 21 दिन का कैंप देते हैं एशिया कप से पहले और महीना भी नहीं रहता वर्ल्ड कप के अंदर, तो आप क्या समझते हैं कि वो किसको हरा देंगी? नाइजीरिया ने अभी न्यूजीलैंड को मेरे ख्याल से शिकस्त दे दी है। अगर आप इस वर्ल्ड कप की बात करें तो जो भी टीम अपनी टीम के ऊपर काम करेगी इस लेवल पर, कोई नामों से कुछ नहीं होता कि आप किस कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी उस कंट्री में कोई सिस्टम है भी कि नहीं। हमने अंडर 19 पिछला जो वर्ल्ड कप खेला था उसमें फिर तैयारी बेहतर थी, 4-5 महीने का कैंप में रही थी लड़कियां वर्ल्ड कप से पहले, तो वहाँ पे आपने फिर देखा कि कुछ रेजिस्टेंस आपको नज़र आया वहाँ पर यहाँ पर अगर ये एक मैच भी जीत जाए, इनका सबसे बड़ा चांस था यूएसए के अगेंस्ट, वो मैच वॉश आउट। अच्छा, मेरा वैसे ही एक सवाल है आपसे, आप बेहतर क्योंकि स्ट्रक्चर को जानती हैं, बेहतर कमेंट कर सकती हैं कि अगर आपके पास इतना ज़्यादा नहीं आप समझते, ऑल दो के टाइम तो था लेकिन हमने नहीं इन्वेस्ट किया, तो आप जो पाकिस्तान नेशनल टीम की प्लेयर्स हैं उनको कंसल्ट कर लेते, उनके साथ कोई कैंप लगा लेते, कुछ ना कुछ ऐसा करते जिससे थोड़ी सी तैयारी होती। इवन कप्तानी का मैं कहूँगा बड़ी ज़्यादती है कि आप एन मौके पर एक बच्ची को कह रहे हैं कि ये लें जी आप कप्तानी करें जाकर। देखिए, इसमें इवन करंट प्लेयर्स भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, वो पहले ही अपनी जगह पर इतना स्ट्रगल करें, उनको भी आप वो फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे जो बाकी दुनिया में, उनको अब आप फोकस कर दें कि तुम लोग अंडर 19 को डेवलप करो, ये उनका काम नहीं है। ये काम आपके ढेर कोचेज़ हैं जिनको आप हर दूसरे दिन लेवल 2 लेवल 3 कराते हैं, आप उनको लगाएं लड़कियों के साथ, आप एक स्ट्रक्चर पाथवे बनाएं। इंडिया की लड़कियों का जो पाथवे है वो पिछले 2 साल से पाथवे के अंदर खेलती हुई आ रही हैं। उनका सपोर्ट स्टाफ कोई 11 लोग थे अंडर 19 के साथ, और पिछले साल जो उनकी वर्ल्ड कप विनिंग कोच है नौशीन अल कदीर, जो उनकी लेफ्ट आर्म स्पिनर थी पाकिस्तान की, इंडिया की हमारे साथ खेलती रही, वही उनकी इस दफ़ा भी कोच है, तो कंटिन्यूटी है। हमारी भी कंटिन्यूटी, मोहसिन कमाल कोच हैं पर पिछले 2 साल में उन्होंने टीम की शक्ल भी नहीं, उनको पता भी नहीं टीम कौन सी, तो एक 25-21 दिन पहले उनको भी स्ट्रेंथ और वीकनेस ही नहीं आप पता लगा सकते। तो बात ये कि नहीं, आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप उन पे काम नहीं, लेकिन आपकी कोई पॉलिसी, अब देखें मैं तो खैर 3-4 शोज हो गए, मैं तो एक ही रोना रो रहा हूँ कि खुदारा इसको प्राइमरी सब्जेक्ट ट्रीट करें, छोड़ दें अब इसको सेकेंडरी सब्जेक्ट करना। अब हम भी कह के थक गए हैं, एक हंगामी बुनियादों पे एक एमरजेंसी नाफिज करनी वुमेंस क्रिकेट पे। आपकी कोई गुफ्तगू रहती है उन पॉलिसी मेकर्स से जो पीसीबी में बैठे हैं, कोई ध्यान दिया जा रहा है? मैंने उस दिन भी एक बात बड़ी वाजे की थी, आप उस प्रोग्राम में नहीं थी, कि इतनी जो हमने पीसीबी की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स या उससे पहले जो पॉलिसी मीटिंग्स होती रही हैं उनको डिस्कस किया है, उनमें से किसी एक मीटिंग के अंदर भी वुमेंस क्रिकेट की बात नहीं हुई। देखिए जी, ये मसला ये है कि जो मैं अभी भी समझती हूँ, जिस चीज़ से मुझे बड़ा दुख होता है और मेरा वापस जाने को दिल भी नहीं करता, उसका रीज़न ये है कि अभी भी पाकिस्तान पीसीबी के अंदर मेजॉरिटी लोग हैं, 2-4 लोग जो एक्सेप्शनल हैं और वुमेंस क्रिकेट में बिलीव करते हैं और उसके लिए काम करना चाहते हैं, और चेयरमैन का भी खुद बहुत कोशिश थी कि वुमेंस क्रिकेट पे काम हो, पर मेजॉरिटी ऑफिशियल जो पीसीबी में वो एक मजबूरी के तौर पे वुमेंस क्रिकेट चला रही हूँ कि आईसीसी ने कह दिया अगर आपकी वुमेंस टीम नहीं होगी हम आपकी मेंस टीम को फुल मेंबर स्टेटस नहीं देंगे, तो उस मजबूरी के तहत ये चल रही है। अभी भी उनकी माइंडसेट में लड़की क्रिकेट खेल रही है, उसको हमने कितनी सपोर्ट देनी है, क्या वो कुछ कर भी सकती है कि नहीं। हमने वर्ल्ड नंबर 1 बन गए, हमने इंडिया को, हम बने पहली टीम जिसने इंडिया को वर्ल्ड कप में हराया, वो सब कुछ करने के बावजूद भी आज भी उनके वो सवाल उनके जहनों में है। तो जब तक आपके अंदर के लोग, सिस्टम के लोग इसको बैक नहीं करेंगे, इसको सीरियस नहीं लेंगे, हम बाहर से कुछ भी बोल दें, हम अंदर भी जाके सिस्टम के ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इधर तो फिर हमारी आवाज़ है, हम किसी पॉलिसी के ऊपर बोल सकते हैं। मेरा वहाँ जाने का ना मकसद सबसे बड़ा ये है कि फिर मेरी आवाज़ बंद हो जाएगी। आप जो यहाँ से हम बात करें, मैं अब शोर मचा रही हूँ कि आपने अंडर 19 को नहीं टाइम दिया, अंदर में सिस्टम के जरिए हूँ, मैं ये बात भी नहीं कर सकती। तो ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं कि आपने इस सिस्टम को बदलना है, और वुमेंस क्रिकेट को अगर आप अंडर 19 में 50 क्या 30% ऑफ अंडर 19 जो आप मेंस पे खर्च करते हैं, सिर्फ 30% भी, 100% पर मैं जाती हूँ, आप 30% भी कर दें, आप वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स और जीतने की जगह पर आ जाएंगे अगले 3-4 सालों के अंदर, क्योंकि अभी वहाँ पे कंपटीशन कम है। जो मेन टीम है उसमें अब फिर कंपटीशन में हम बहुत पीछे रह चुके हैं। बांग्लादेश ने कल ऑस्ट्रेलिया को आखिरी बॉल पे हारा है ऑस्ट्रेलिया से, और पिछले वर्ल्ड कप में अंडर 19 में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। So they are competing at the domestic, at the age group level with the top teams. ऑस्ट्रेलिया की
15 में से 14 लड़कियां बिग बैश और बाकी उनकी लीग्स खेल के आ रही थी, उसके बावजूद बांग्लादेश आखिरी बॉल पे हारा। तो हम बहुत पीछे रह रहे हैं। बांग्लादेश हमारे करीब होता था, हम इनको खड़े खड़े हरा देते थे। अच्छा, मैंने बात उस दिन की थी कि हम तो अभी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को देख ही नहीं रहे, जो बार बार हम एक कल्चरल और सोशल टैबू को कहकर ये छुपा देते हैं ना कि नहीं इस वजह से नहीं तरक्की हम कर रही। नेपाल से हार गए। आप कब आप श्रीलंका को देखें, बांग्लादेश, आपके रीजन में टीम्स इतनी अच्छी हो गई नेपाल, हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश भी अब आगे निकल गए, नेपाल से हमारे हैं एशिया कप में। तो बात ये कि ये दुख की बात है, ये बहुत दुख की बात है। आपकी एक बहुत एबल जेंडर है जो 50% से ज़्यादा है, उसको आप एक प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर तो करें, उनको आप सपोर्ट तो करें, फिर कोई फैसला करें कि जी ये सपोर्ट सही थी कि नहीं। और वो हम प्रूव कर चुके हैं, गोल्ड मेडल्स 2 ले चुके हैं, वर्ल्ड नंबर 1 हो चुके हैं, हमने इंडिया को हरा चुके हैं। और क्या आपको प्रूफ चाहिए कि जब आप थोड़ा सा भी सपोर्ट करेंगे और एक कंटिन्यूटी रहने देंगे तो लड़कियां भी आपके लिए ऑनर ला सकती हैं। आपके पास नसीम हमीद रही हैं, समीना बेग रही हैं, किसी फील्ड में आप उठा लें, लड़कियों ने परफॉर्म किया। पर मैं इसलिए क्रिटिसाइज तो बिल्कुल नहीं कर सकती इन बच्चियों को जिनके साथ बिल्कुल कोई सपोर्ट नजर नहीं आई। बिल्कुल। लेवल 2 वाले मेरे भाई वैसे आप भी उस फायर किया कोच को, इसलिए हंस रहा था अभी। आप भी बहुत से ऐसे मेरे ख्याल से ऐसे सर्कल का आप भी एक हिस्सा होते हैं जहाँ पर फैसले लिए जाते हैं और पॉलिसी बनाई जाती है। मुख्तलिफ टीम्स हों, मुख्तलिफ फ्रेंचाइज के साथ भी आपका वक्त गुजरता है, क्लब स्ट्रक्चर भी आप देख रहे हैं। हाल ही में श्रीलंका ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, उनकी टीम अच्छी नज़र आ रही है। बांग्लादेश का उन्होंने जिक्र किया। नेपाल, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जीत इस वर्ल्ड कप में अभी तक नाइजीरिया का न्यूजीलैंड को हराना है, और नाइजीरिया की तो मेंस टीम भी आपको मेन आईसीसी के टूर्नामेंट्स में नहीं नज़र आती। तो अगर आपका इतना कंपैरेटिव इस एज पर, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बराबर होगा। पाकिस्तान की मेंस अंडर 19 टीम देख लें कहाँ पर है, और फिर वुमेंस को आप सपोर्ट ही नहीं दे रहे। तो आप क्या समझते हैं, कुछ ऐसे हलकों में कोई बात हो रही है, होनी चाहिए, क्या करने जा रहे हैं? अहमद भाई, जब आप कोचिंग की बात करते हैं, लेवल 1 लेवल 2 की बात करें, मैं अगर उस सर्किट की बात करूं, लेवल 2 कोचेस की चलें बात करूं, लेवल 3 तो ऑब्वियसली फिर मास्टर ट्रेनर्स वगैरह पे आ जाता है। मैंने लेवल 2 कोचिंग पास करके भी, जो मेरा अगर बैच की बात करें, जो अभी बैच एक निकला, अच्छी बात है कि बिस्मा मारूफ वगैरह आपको नज़र आ रही है, लेकिन अगर मैं बात करूँ लेवल 2 कोचेस बैच की जो निकलता है, मैंने कभी उसके अंदर ये बात नहीं सुनी आज तक कभी कि हम लोगों ने फीमेल क्रिकेट पे भी काम करना है। हमेशा बात होती है, वहाँ पर भी मेंस क्रिकेट की ज़्यादा बात हो रही होती है कि मेंस क्रिकेट पे ये है, मेंस क्रिकेट पे ये फास्ट बॉलर ये कर रहा है। फीमेल क्रिकेट के ऊपर फिर समझ आती है कि सेकेंडरी सब्जेक्ट आज भी हमने अनफॉर्चुनेटली रखा हुआ है इस चीज़ को। कप्तान की बात बिल्कुल ठीक है, दुख आज हो रहा था जिस तरीके से वो आउट हो रही थी, लेकिन वो क्या करें यार, 20-25 दिन का कैंप लगा, तो मुझे बताया ना कि 20-25 दिन में आपकी बॉडी लैंग्वेज की कोऑर्डिनेशन ही नहीं होती किसी प्लेयर के साथ। आप एक लड़की बेचारी जो ग्रूम नहीं हुई ऐसा कप्तान, आप उसको उठा के कप्तानी दे देते हो, फिर वो बॉडी लैंग्वेज से पता लगता है कि यार वो स्ट्रगल कर रही है, और नज़र आ रहा था क्योंकि आपने ग्रूम नहीं किया उसको किसी चीज़ के अंदर। मुझे सिर्फ एक बात बताएं, ठीक है कोचेस फारिग ज़रूर हो गए, लेकिन एक बैठक सजाई गई थी क्रिकेट को रिवाइव करने की पाकिस्तान में, जब आपको याद हो सारे बैठे थे। अगर मैं गलत नहीं हूँ, ना उसमें से कोई लड़कियों की तरफ से, ना उसके अंदर कोई यूथ क्रिकेट का नुमाइंदा बैठा हुआ था। ये मैं कह सकता हूँ इस चीज़ पे, क्योंकि मैं फीमेल क्रिकेट के सेटअप को जानता हूँ प्रॉपर तरीके से कि कौन कौन उसके अंदर इन्वॉल्व है। वो नहीं बैठा हुआ था बंदा, दैट मीन्स के आपका फिर वो सेकेंडरी टॉपिक था कि आप उसको डिस्कस नहीं करना चाहते थे। लड़कों का फ़ायदा क्या होता है कि अगर वो ड्रॉप होते हैं साइड से, आपके पास इतने साइड मैचेस हैं डोमेस्टिक के कि कहीं ना कहीं टीवी के ऊपर कुछ ना कुछ आ रहा होता है कि आप पिक होकर वापस पाकिस्तान टीम में आते हो। लड़की अगर ड्रॉप होती है पाकिस्तान टीम में, तो मुझे बताएं कौन सा टूर्नामेंट ऐसा है जिसमें परफॉर्म करके वापस वो पाकिस्तान टीम में, सिर्फ हार्डली एक टूर्नामेंट होता है, और वो भी अनफॉर्चुनेटली टीवी पे लाइव टेलीकास्ट नहीं होता। और मैं हैरान होता हूँ, एक पॉइंट पर हम डिस्कस कर रहे थे, जिस तरह इन्होंने कहा 2 बार गोल्ड मेडल जीते, 1-2 लड़कियां बिग बैश खेलने चली गई, मतलब उस पीरियड से हम कहाँ पर आए हैं, मतलब आप रिवर्स ही गए हैं उसके बाद। और अवैस ने बड़ी अच्छी बात की, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि क्यों नहीं लड़कियों के साथ कोई काम करना चाहता। उसका रीज़न ये है, आपका जो डेली अलाउंस का स्ट्रक्चर है कोचेज़ और प्लेयर्स का, वो डिफरेंट है लड़के लड़कियों में। आपके टूर्स की जो लेंथ है वो कम है, आपके ट्रैवल की अरेंजमेंट्स फ़र्क हैं। आप जब बिजनेस क्लास आपको मिल रहा हो तो कोई भी मना नहीं करता, आपको इकोनॉमी में धक्के खाने पड़े तो आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है जहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, आपकी डेलीज़ बेहतर होती हैं, आपका स्ट्रक्चर ट्रैवल बेहतर होता है, वहाँ सारे मेल कोचेस भी तैयार हो जाते हैं कि हमें भेज दो। तो अनफॉर्चुनेटली इंसेंटिवाइज आपको करना पड़ेगा और बेहतर तरीके से इंसेंटिवाइज। थोड़ा सा मैं यूएई का सॉरी, और एक बहुत ज़रूरी बात रहेगी कि कैंप में लड़कियों को डेलीज नहीं मिल रही पिछले 6 महीने से, तो कौन आना चाहेगा, मुझे बताएं। मैं थोड़ा सा नॉन डेस्टिनेशन पे आता हूँ। अब आप जैसे कप्तान ने नाइजीरिया को कंपेयर किया, नॉन डेस्टिनेशन है ना, आपकी इमर्जिंग कैटेगरी के अंदर आता है। यूएई भी इमर्जिंग कैटेगरी में आता है, बल्कि कप्तान एक आगे एशिया कप में आप थी कमेंटेटर, आपने यूएई टीम को, यूएई की वुमेन्स क्रिकेट तो बहुत अच्छी है। अगर मैं यूएई वुमेन्स को मैंने सामने बनते उस टीम को देखा है, वहाँ पर भी ये इशू स्टार्ट के अंदर आया था।
उसके बाद स्लो एंड स्टडी जितने वहाँ स्कूल्स हैं वहाँ पर स्पोर्ट्स की स्कॉलरशिप लड़कियों के लिए अनाउंस की थी, क्रिकेट की स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने ज़्यादा इंडल्ज किया था क्रिकेट को। उधर बुखातिर, जैसे यहाँ पर हमारे कायद आज़म ट्रॉफी होती है, वहाँ पर होती है बुखातिर लीग। बिल्कुल स्लो एंड स्टडी है, वो लड़कियों में भी लेके आ रहे हैं उस चीज़ को। यार वो देखिए उस चीज़ को फोकस कर रहे हैं कि हमने इस चीज़ को साथ साथ लेके चलना है। उनकी लड़कियां इस वक्त साइड के ऊपर आप देखो कितनी ज्यादा सीरीज खेल अच्छा, रही हैं। हमारा फेवरेट लफ्ज आ गया ना, इंटेंट तो नजर आ रही है ना, तो यहाँ पर तो इंटेंट ही नहीं नजर आ रही कि हमने चलाना कैसे। बट अहमद नवाज साहब, आपके फाइनल कमेंट जरूर लूंगा। ये एक बड़ा टची सब्जेक्ट है और मुझे दुख इसलिए होता है कि हम जब स्कूल्स में देखते हैं, कॉलेजेस में देखते हैं, मेंस क्रिकेट की बात तो करते ही रहते हैं, लेकिन पॉलिसी लेवल से लेकर स्कूल लेवल तक हमारा फोकस ही नहीं है कि हम वुमेंस क्रिकेट के ऊपर काम करें। देखिए पैरेलल आपको दोनों स्पोर्ट्स को बिल्कुल इक्वली लेके जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। जब हम विमेन क्रिकेट की बात करते हैं तो पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ाने से साथ साथ आपको इनके पूरे साल के कैलेंडर एक डिज़ाइन करना पड़ेगा। जैसा अभी कहा कि कोई प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म होता है तो वो कहाँ जाके खेले, तो आपके पास पूरे साल इनके डिवीजन लेवल पे टूर्नामेंट जिस तरह मेंस टीम्स के होते हैं उस तरह इनके भी होने चाहिए। और पूल ऑफ प्लेयर्स ग्रास रूट लेवल पे आपको स्कूल क्रिकेट को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, वहीं से प्लेयर निकलेगा। लेकिन ये हम चाहेंगे कि कोई प्लेयर हमें कहीं पे खेलता हुआ नजर आए उसको कहें आईजी पाकिस्तान, क्योंकि हमारे पास चॉइस ही नहीं है, कोई लड़कियां ही इतनी नहीं है कि हम कहें कि यार कोई कंपटीशन है बीच में किसको परफॉर्मेंस की बेस पे पाकिस्तान टीम है। लेकिन डिक्लाइन अगर देखा जाए, हॉकी की मिसाल हमारे सामने है। रीज़न क्या है हमारे पास कि हमने फोकस नहीं रहा। अभी उन्होंने पेमेंट की बात की तो हॉकी वाले भी अभी इसी को रो रहे हैं। तो जब आप इस तरह की चीज़ें नहीं बेहतर करेंगे जो जो एक प्लेयर की बेसिक नेसेसिटी है, तो फिर वो इसको एज ए करियर तो नहीं लेना चाहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें जिन पे काम करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान में पूल ऑफ प्लेयर्स की, ये फॉर्मर प्लेयर्स हैं, इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने रीज़न बता दिया कि किस वजह से ये नहीं जाना चाह रही, लेकिन कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा कि इस कौम को रिटर्न करने के लिए, देखिए आपने नाम कमाया इस मुल्क से, यूनुस खान की तरह ब्लंट भी हो सकते हैं, आप अपनी मर्जी से सारी चीज़ें करवा सकते हैं, लेकिन यूनुस खान आए सिस्टम में। लेकिन कहीं ना जो कहीं आप ब्रांड लोगों होता है को उसकी कोई जगह नहीं है। कहीं ना कहीं आप लोगों को इस मुल्क के लिए बिल्कुल। देखा जाएगा जी। हमने एक एफर्ट किया है, एटलीस्ट ये होगा कि हमने कम से कम एफर्ट किया। अच्छा, इसी सेम जज्बे के साथ जेसन गिलेस्पी भी आए थे, इसी जज्बे के साथ आए थे, लेकिन फिर क्या हुआ मिस हैंडलिंग बोर्ड की तरफ से, इसको और कोई रीज़न नहीं है बोर्ड में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जब आप साइन कर रहे होते हैं तो ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने होती है। लेकिन उसके बाद अगर गिलेस्पी की तरफ से नई डिमांड आई है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इजाफी जिम्मेदारियां दी हैं, तो फिर ब्रीच तो हो रहा है। बिल्कुल ऐसी है। बट अहमद नवाज साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन करे थे। वैसे आपका बहुत शुक्रिया, सना मीर साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे तो दुख मेरा वहीं पे है। मैं पहले भी कहूँगा, आपको याद होगा कि हमने एक स्कूल चैम्पियनशिप भी देखी जो कि लड़कों के लिए कराई गई। मैं तब भी कहता रहा कि उसके फ़ौरन बाद आपको लड़कियों की करानी चाहिए, रिगार्डलेस क्या रिजल्ट्स होते हैं, आप एटलीस्ट इनिशिएटिव तो लीजिए। मैं आज भी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से दरख्वास्त करूंगा, पीसीबी से दरख्वास्त करूंगा, बल्कि मुझे तो लगता है कि अब मैं इस पॉइंट पर आ गया हूँ कि अपना हाथ भी खड़ा कर दूं कि बड़ा सिंपल है कराना, कुछ इतना नहीं चाहिए हमें, आपने सिर्फ एक कदम उठाना है और मेरे ख्याल से तमाम रास्ते जो हैं वो बनते चले जाएंगे। आपके पास इतने स्कूल्स मौजूद हैं, इतना स्ट्रक्चर है, आपको वो पूल ऑफ प्लेयर्स भी मिल जाएगा। उनको एटलीस्ट कंपैरेटिव एज पर लाएं तो सही, एक उनको फोकस तो दीजिए, एक उनको यकीन दिलाइए कि वो भी क्रिकेट का हिस्सा हैं, उनके वालदैन को यकीन दिलाइए, क्योंकि वुमेंस क्रिकेट मेरे ख्याल से अगर अब नहीं तो फिर कभी भी नहीं। ये बहुत ज़रूरी है कि अब हम हैसियत कौम ये फैसला कर लें कि हमने वुमेंस क्रिकेट के ऊपर काम करना है। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।